ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, thermodynamics state variable and equation state, thermodynamics process, heat engine, refrigerator and heat pump, second law of thermodynamics, reversible and irreversible process, कार्नोट इंजन। इतना टॉपिक जो है आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ना है। यह एनसीईआरटी के 11th का 12वां चैप्टर है। अब समझ लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसका हिंदी इस प्रकार होगा, भौतिकी की वह शाखा जो ऊष्मा ऊर्जा के अन्य ऊर्जा में परिवर्तित या इसके विपरीत के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस ब्रांच में, फिजिक्स की इस ब्रांच में ऊष्मा ऊर्जा को, हीट एनर्जी को किसी अन्य एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, या अन्य एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दोनों काम यह करता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है या इसके विपरीत के अध्ययन को। मतलब हीट इंजन को अदर एनर्जी में या अदर एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करते हैं। उसके स्टडी को, उसके अध्ययन को थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी कहा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य। द कंडीशन अंडर which two substances in physical contact with each other exchange no heat energy is called thermal equilibrium। वह स्थिति जिसमें दो पदार्थ एक दूसरे के साथ भौतिक संपर्क में रहता हो तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता, उसे तापीय साम्य कहते हैं। हम जानते हैं कि दो वस्तु ए और बी, मान लीजिए कि यहाँ ए और बी दो वस्तु है, यह फिजिकल कांटेक्ट में एक साथ जुड़ा हुआ है, और यदि इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफ़र ना हो, हीट एक दूसरे में नहीं ट्रांसफ़र हो, तो हम इसको कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम होने के कारण हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। उस स्थिति को, उस कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगला टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम। व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम सी, देन द सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ऑल्सो। हिंदी इस प्रकार है, जब ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय सी से अलग अलग तापीय साम्य में हैं तो ए और बी भी एक दूसरे के तापीय साम्य में होंगे। इसका अर्थ है, फिगर समझिए, यहाँ पर तीन वस्तु को दिखाया गया है, तीनों एक फिजिकल कांटेक्ट में हैं, ए और बी और सी। तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी दोनों अलग अलग सी के साथ तापीय साम्य में हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि ए और बी दोनों तापीय साम्य में होंगे, चूँकि ए इससे बराबर है। मान लीजिए कि इसका हीट जो है 10 जूल है, इसका भी 10 जूल है, फिर इसका भी 10 जूल है। चूँकि इसका 10 है और इसके साथ जो है 10 जूल है, तो तापीय साम्य में दोनों का हीट रहेगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, और यह भी दोनों का टेम्परेचर या हीट दोनों सेम रहेगा। तो इसका अर्थ यह है कि ए और बी दोनों क्या होगा, तापीय साम्य होंगे। ठीक है, वह होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। अब देख लेते हैं कुछ टॉपिक हीट से संबंधित। देयर इज नो नॉट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू सिस्टम इन थर्मल कंटेक्ट व्हेन देयर टेम्परेचर इज सेम। इसका अर्थ यह है कि तापीय संपर्क में दो निकाय, दो वस्तु के बीच ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है जब वह
तापमान उसका समान हो। जब दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा तो हीट ट्रांसफ़र होने की कोनो संभावना नहीं है। दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, यही बात बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हीट क्या होता है। हीट इज एनर्जी। हीट एक प्रकार का एनर्जी है। हीट के बारे में पहले भी बताया गया है। हीट एक एनर्जी है दैट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट एक प्रकार का एनर्जी है जो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, हीट फ्लो इज ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट का प्रवाह यह तभी होता है जब तापमान में अंतर होता है। तापमान के अंतर के कारण ही यह प्रवाहित होता है। दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो नहीं हो सकता है किसी भी वस्तु में। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा तो उसको बराबर करने के लिए, सेम करने के लिए हीट का फ्लो होता ही रहता है। हीट एक प्रकार की एनर्जी है इसलिए इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। चूँकि वर्क या एनर्जी का ऐसा यूनिट भी जूल होता है, तो हीट एनर्जी है इसलिए इसका ऐसा यूनिट भी जूल होगा। और इसका डायमेंशन mL²T-2 होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द टोटल एनर्जी पोसेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मोलिक्यूलर मोशन एंड मोलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। इसका अर्थ हुआ कि निकाय। यहाँ निकाय मतलब होता है सिस्टम, या किसी बॉडी को मान सकते हैं, किसी वस्तु को मान सकते हैं, किसी तरीका को मान सकते हैं। निकाय की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी आणविक गति और आणविक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन के कारण प्रणाली में, उस सिस्टम में, उस निकाय के पास कुल ऊर्जा जो होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु में जो अणु है उसमें जो अंदर गति करता है, या उस अणु के कारण जो मोलिक्यूल है उसके कारण जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू। इसे यू से सूचित करते हैं। इंटरनल एनर्जी को यू से सूचित किया जाता है। द एनर्जी ड्यू टू मोलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद कह रहा है द एनर्जी ड्यू टू मोलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। आणविक गति के कारण, जो वस्तु है उसके आणविक गति के कारण ऊर्जा को आंतरिक गतिज ऊर्जा यू के कहते हैं। और आणविक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से हम इंटरनल एनर्जी को यू से लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यू के प्लस यू पी, जहाँ यू के मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी का, और फिर जो है पी यू पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी वस्तु में जो है दो प्रकार के। एक तो अणु के कारण जो है उसमें जो एनर्जी है, या अणु उसमें मूव कर रहा है तब उसके कारण जो एनर्जी है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा एनर्जी निकल जाएगा। तो इस प्रकार टोटल एनर्जी जो है उसका मान आएगा यू बराबर यू के प्लस यू पी। उसके बाद अगला टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। अब इसको समझना है, काफ़ी महत्वपूर्ण। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एवर हीट इज एडेड टू ए सिस्टम इट ट्रांसफर्स टू ए इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सेम अदर फॉर्म। इस नियम के अनुसार जब भी किसी निकाय में ऊष्मा डाली जाती है तो किसी अन्य रूप में उतनी ही मात्रा में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। एडेड, यहाँ पर हीट एडेड का अर्थ हुआ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस एक्सटर्नल वर्क डन बाय सिस्टम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऊष्मागतिकी का यह जो फर्स्ट लॉ कहता है वह मान लीजिए कि जिस वस्तु में जितना एनर्जी है, जितना हीट है, अब हम मान लीजिए कि इस पर कोई वर्क कर रहे हैं, तो जब भी वर्क करेंगे तो वह किया गया वर्क और इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, ये दोनों उसमें हीट के टोटल जो हीट है उसके बराबर होता है। यह कांस्टेंट रहता है क्योंकि एनर्जी संरक्षित रहता है, एनर्जी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, वहीं फर्स्ट लॉ कह रहा है कि यहाँ पर जो है जो हीट को हम दे रहे हैं, किसी में डाल रहे हैं, तो उसके इंटरनल एनर्जी में जो बढ़ोतरी हो रही है वह, और जो किया गया कार्य है, जो काम किया जा रहा है, वर्क डाउन है, वह दोनों बराबर होगा, वहीं हीट एडेड है। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से फार्मूला लिख सकते हैं कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जहाँ पर डी क्यू जो है हीट है और यू जो है इंटरनल एनर्जी है और
जो W है वह वर्क है, वर्क डाउन है, किया गया कार्य है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द एनर्जी DQ सप्लाइड टू ए सिस्टम इंक्रीजेज partly the internal energy of the system and the rest is spent in doing work on the environment। इस नियम के अनुसार एक निकाय को आपूर्ति की गई ऊर्जा, दी गई ऊर्जा निकाय की आंतरिक ऊर्जा को आंशिक रूप से बढ़ाती है और शेष पर्यावरण पर, वातावरण पर, इन्वायरमेंट पर काम करने में खर्च हो जाती है। तो जितना हम एनर्जी दे रहे हैं, जो ऊष्मा दे रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आंतरिक एनर्जी में बढ़ोतरी होती है। मान लीजिए किसी वस्तु को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसके इंटरनल एनर्जी में कुछ बढ़ोतरी होती है और शेष जो है इन्वायरमेंट पर काम करने में खर्च हो जाती है। इस तरह से टोटल एनर्जी जो हो जाएगा DQ बराबर DU प्लस DW होता है, यह फर्स्ट लॉ के अनुसार। अब इस पर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है लाइट फ्रॉम द मून, चंद्रमा से जो प्रकाश आता है, इज फाउंड टू हैव ए पीक एट लेमडा इज इक्वल टू 14 म्यू माइक्रोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि चंद्रमा से जो प्रकाश आ रही है उसमें हम पाते हैं कि उसका अधिकतम जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम जो शिखर मान है, वह लेमडा बराबर 14 माइक्रोमीटर है। गिवन दैट दी विन्स कंस्टेंट, जहाँ दिया गया है विन्स कंस्टेंट का मान 2.8988 2.8988 गुना 10⁻³ मीटर केल्विन। इन एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ मून, तो टेम्परेचर चंद्रमा का टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ हम जानते हैं विन्स के नियम से, विन्स डिस्प्लेसमेंट नियम से T बराबर होता है B/λm। अब यहाँ पर लैम्डा दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 14 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मान होता है, म्यू का मान होता है 10⁻⁶। तो यहाँ 10⁻⁻6 लिख देंगे तो हो जाएगा 14 गुना 10⁻⁶ मीटर। अब T बराबर होता है B/λm। यहाँ पर B का मान भी दे दिया है 2.8988 गुना 10⁻³ और फिर हमारा लैम्डा m का मान दे दिया है 14 गुना 10⁻⁶। तो यहाँ m से m खत्म हो जाएगा और फिर इसको जब कटाइएगा तो 14 से कटा देंगे और 10 के पावर ऊपर जाएगा 6 तो हो जाएगा प्लस में 10 के पावर 3 हो जाएगा। जब कटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 207। 14 से भाग दीजिएगा तो 207 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। कल जो है आपको विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को बताया गया है, उसमें का क्वेश्चन है यह। अब थर्मोडाइनमिक्स से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ ए सिस्टम हैज 350 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी ऑफ वर्क डन टू इट एंड रिलीज 500 किलो जूल ऑफ हीट इनटू इट्स सराउंडिंग्स, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हिंदी भी लिख दिया गया। यदि किसी निकाय में 350 किलो कैलोरी कार्य किया गया है और वह अपने परिवेश में 500 किलो जूल ऊष्मा छोड़ता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन के अनुसार दे दिया है DW, किया गया कार्य, तो किया गया कार्य जो है 350 किलो कैलोरी। अब इसको जो है हम जूल में चेंज करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट होता है जूल। ठीक है, और किलो का मान होता है 10⁻⁻3, तो किलो को भी रख रहे हैं। तो 350 है, यहाँ किलो का मान हो जाएगा 10⁻⁻3 और कैलोरी, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। याद रखिएगा, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। अब 350 किलो कैलोरी में कितना जूल होगा, तो 350 गुने 4.2 गुना के, तो जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1470 किलो जूल। तो यहाँ हमारा अब मान आ गया DW, किया गया जो कार्य है, वर्क डन है, वह हो जाएगा आपको 1470 किलो जूल। उसके बाद DQ ऊष्मा, तो उसमें ऊष्मा कितना दे रहा है क्वेश्चन के अनुसार। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसमें जो परिवेश में जो ऊष्मा छोड़ता है वह है 500 किलो जूल। तो यहाँ पर हो जाएगा DQ, यह है 500 किलो जूल। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं कि DQ बराबर DU प्लस DW होता है। यहाँ पर DU का मान निकालेंगे तो DU का मान निकालिएगा तो DQ माइनस DW हो जाएगा
और डी यू का मान दे दिया है 500 किलो जूल, और फिर जो है डी डब्ल्यू का मान अभी निकाले 1470 किलो जूल। जब घटाएंगे तो आ जाएगा -970 किलो जूल। इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। थैंक यू।